नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग राजस्व विभाग के अनुभागों को पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर 19 अनुभाग और 2 प्रकोष्ठ राजस्व विभाग में दिए हैं और राजस्व विभाग के जो कार्य हैं वो इन्हीं अनुभागों में निहित है। तो लेखपाल की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत है। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। पिछली कक्षा में दोस्तों हम लोगों ने राजस्व विभाग के अंतर्गत जो आपका पहला विभाग आता है राजस्व परिषद, इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा किया था। पिछली क्लास में मैंने बताया कि राजस्व विभाग को 5 विभागों में पुनः बांटा गया है या 5 शाखा में बांटा गया है, जिसमें आपका जो पहला था वो राजस्व परिषद था। तो राजस्व परिषद के बारे में डिटेल में हमने पहली क्लास में ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। इसके बाद में चकबंदी आयुक्त ये जो दूसरा विभाग है, इसके बारे में हम लोग जब चकबंदी से संबंधित चीजें पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तीसरा आपका दोस्तों था राहत आयुक्त। राहत आयुक्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि राहत आयुक्त जो होता है वो जिला से संबंधित या गांव से संबंधित जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे आपका बाढ़ हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ठीक है, इसके बाद में सूखा कहीं पड़ गया, आग लग गया, तो ये सारी चीजें जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ऐसे में किसानों को जो मुआवजा वगैरह दिया जाता है या उनकी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कराया जाता है, जो राहत मुहैया कराया जाता है, वो राहत आयुक्त के माध्यम से होता है। चौथा आपका था जमीन अधिग्रहण से संबंधित। जमीन अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई सरकारी काम है किसी जिला में, किसी गांव में और जमीन उपलब्ध कराना है, तो लोगों से जमीन को कैसे अधिग्रहित करना है, उनको मुआवजा कितना देना है, या जो जमीन से संबंधित अधिग्रहण से संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीजें आपका जमीन अधिग्रहण विभाग देखता है। पांचवा आपका था जिला गजेटियर। जिला गजेटियर ये दोस्तों क्या करता है, जिला से संबंधित जो संपूर्ण डेटा होता है, जिला का ऐतिहासिक डेटा, आर्थिक डेटा, सांस्कृतिक डेटा, जितना भी डेटा होता है, जो नए डेटा अपडेट होते हैं, करंट डेटा, जो योजनाएं वगैरह आती हैं, इन सभी का ये संकलन करता है और उनको वेबसाइट पर या सरकारी पोर्टल पर ये पब्लिश करता है, जहां से लोग इसको देख पाते हैं। जो जिला गजेटियर जो होता है, ये संपूर्ण जिले के डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसका संकलन करता है। तो इन पांचों विभागों को आपको समझना है, पढ़ना है, जिसमें राजस्व परिषद के बारे में हम लोगों ने डिटेल में आपको अच्छे से इसके पहली क्लास में पढ़ाया है। जो भी छात्र नए हैं, मैं आपको बता दूं कि लेखपाल का अंतिम प्रहार बैच एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर बैच में इनरोल कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, तो वहां पर आप अभी इनरोल कर लीजिए। आज इस क्लास में हम लोग राजस्व विभाग के अनुभागों को पढ़ने वाले हैं। तो राजस्व विभाग के अनुभाग क्या होते हैं। अब आपने देखा कि राजस्व विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसमें शाखाओं में 5 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। इन पांचों शाखाओं के जो कार्य हैं वो आपका इन्हीं अनुभागों में निहित है। प्रश्न परीक्षा में इस तरह से बन सकता है कि किस अनुभाग में कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य किस अनुभाग में शामिल किया गया है, ये सारी चीजें आपका जो है ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मैं आपको राजस्व परिषद की वेबसाइट पर ले जाना चाहूंगा ताकि मैं वहां पे आपको दिखा सकूं। यह है आपका राजस्व परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप शासनादेश सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शासनादेश 4/7/2025 का है। राजस्व अनुभाग 1 का प्रयोग किया है। राजस्व अनुभाग 1 में क्या है मैं आपको मोटी मोटा बता देता हूं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नए ग्रामों का सृजन होता है, अन्य संपत्तियों की देखरेख होती है, जमींदारी उन्मूलन है। ये सारी चीजें किसमें हैं, ये सारी चीजें राजस्व अनुभाग 1 में है। तो अगर किसी जिला के किसी गांव में कोई चीजें चेंज होती है, मतलब अगर किसी गांव में एक नए ग्राम का सृजन होता है, तो वो राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत होता है और वो गांव सृजित होकर इसको पब्लिश कर दिया जाता है पब्लिक डोमेन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीजें किसी जिला में या गांव में चेंज होती हैं वो यहाँ पर अपडेट किया जाता है। जैसे अगर कहीं पे चकबंदी हो रही है तो वहां पे राजस्व अनुभाग 8 का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है 2024 में चकबंदी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कुल 149 ग्रामों में
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम ऐसे ऐसे करके जो है प्रथम और द्वितीय चक्र में चकबंदी कराई गई थी। तो जो भी चीजें होती हैं, जिस अनुभाग के अंतर्गत जो भी कार्य होता है, वो सारी चीजें दोस्तों आपका इस वेबसाइट पर शासनादेश सेक्शन में इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अनुभाग के जो भी कार्य होते हैं उसको वहां पे पब्लिश किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अनुभाग, जिसमें आपका जो पहला अनुभाग है ये क्या कहता है, इसको आप लोग देख लीजिए। पहले अनुभाग में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो अनुभाग एक आप यहां पे हेडिंग लगा लीजिए, अनुभाग एक। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको देखनी है। तो अनुभाग एक जो पहला पॉइंट है, अनुभाग एक में जो पहली बात है वो ये है राजस्व ग्राम का सृजन। राजस्व ग्राम का सृजन। मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा ग्राम है, ठीक है, आबादी वहां पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ग्राम पंचायत का ओवरलोड बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि एक नए ग्राम का सृजन होता है। उस गांव से कुछ हिस्से को काटकर, कुछ आबादी को निकालकर एक नए ग्राम का सृजन होता है, जिसको हम लोग राजस्व ग्राम कहते हैं। अब जब नए ग्राम का सृजन होगा तो जो नया रिकॉर्ड बनेगा, जैसे जैसे वहां पे जो लोग रह रहे होंगे उनके खेतों का, उनके राजस्व कर का, उनके वसूली का, या फिर जो नए लेखपाल नियुक्त होंगे, एक तरह से पूरा का पूरा नई चीजें वहां पे होती हैं। तो इन सभी चीजों का जो कार्य है वो अनुभाग एक के अंतर्गत दिया है। ठीक है, तो अनुभाग एक में जो आपका पहला आपको याद रखना है ये है राजस्व ग्राम का सृजन। ठीक है, इसी में दोस्तों आपका है अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य। अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य, राजस्व ग्राम में अन्य जो काम होते हैं, संबंधित कार्य, अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य। ठीक है, इसमें जैसे कोई सरकारी जमीन है, चारागाह है, खलिहान है या आबादी साइट है, जो भी नए रिकॉर्ड बनेंगे नए ग्राम के सृजन के बाद में, वो सारी चीजें इसी पॉइंट के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है जमींदारी उन्मूलन संबंधित काम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आपका ये भी है, राजस्व ग्राम का सृजन और जमींदारी उन्मूलन, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो जमींदारी उन्मूलन है, 1950 में जो जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया था, उसमें जो भूमि का पुनर्वितरण होगा, कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा भूमि है, 1000-2000 बीघा जमीन किसी एक ही व्यक्ति के पास है, तो वहां पर उसके जमीन की सीलिंग की जाती है। सीलिंग का मतलब ये होता है कि उसको बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास इतनी ही जमीन रह सकती है, इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं। ऐसे केस में उनकी जमीन को लेकर अन्य लोगों में वितरित किया जाता है जिनके पास जमीन नहीं है। तो इसी को कहते हैं जमीन भूमि का पुनर्वितरण। तो ये किसके अंतर्गत होता है, ये जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत होता है। भूमि के वितरण के बाद में फिर रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है कि भाई किसको जमीन कितनी दी गई है, ये सारी चीजें फिर रिकॉर्डेड हो जाती हैं। तो जमींदारी उन्मूलन जो होता है ये भी अनुभाग एक के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है भूमि व्यवस्था लागू करना। भूमि व्यवस्था लागू करना। भूमि व्यवस्था लागू करने का मतलब यह है कि वितरित भूमि, जो जिसके पास जमीन है उसकी भूमि का रिकॉर्ड दर्ज करना, और किस जमीन पर कर लगेगा, किस जमीन पर कर नहीं लगेगा, ये सारी चीजें भूमि व्यवस्था लागू करने के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको मेनली 3 चीजें पढ़नी है अनुभाग एक के अंतर्गत। फिर से एक बार देख लेते हैं अनुभाग एक में क्या है। पहला आपको याद रखना है राजस्व ग्रामों का सृजन, दूसरा आपको याद रखना है जमींदारी उन्मूलन, तीसरा आपको याद रखना है भूमि व्यवस्था लागू करना, किस जमीन पर कर लगेगा, किस जमीन पर कर नहीं लगेगा, ये चीज है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुभाग 2 की तरफ। वीडियो दोस्तों मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम सभी 1900 अनुभागों को देखने वाले हैं। बहुत जगह पर आपको 14 अनुभाग ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब समय बदला, डिजिटलाइज्ड हुआ, चीजों का कंप्यूटरीकरण हुआ, तो उसमें
जो अनुभाग हैं वो भी बढ़े, वर्कलोड बढ़ा तो अनुभाग भी बढ़े। पहले 14 ही थे, अभी 19 हो चुके हैं। जैसे बीच में आपका AWS वगैरह भी आ गया था, तो उसको भी इन्हीं अनुभागों में शामिल कर दिया है कि AWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कौन बनाएगा, इसकी भी जिम्मेदारी कौन से अनुभाग के अंतर्गत होती है। तो ऐसे करते करते 14 से 19 अनुभाग हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर 19 अनुभाग को देखेंगे तो वीडियो लंबा होगा। आप लोगों को यहाँ पे धैर्य की जरूरत होगी, और अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको टॉपिक को डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ के सिलेक्शन अब नहीं होगा। आयोग अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, अब क्वेश्चन को डेप्थ में जाके पूछ रहा है। हो सकता है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योजना से प्रश्न नहीं पूछेगा, योजना से प्रश्न रहेगा और ज्यादा मात्रा में प्रश्न रहेगा योजनाओं से, क्योंकि आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें योजना ही योजना भरा हुआ है। लेकिन उम्मीद यह है दोस्तों कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अन्य टॉपिक से संबंधित होंगे। अब अन्य टॉपिक में अगर मान लीजिए 12 टॉपिक है और 12 टॉपिक से एक एक प्रश्न डाल दिया, और अगर आप टॉपिक को पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आप कैसे सेलेक्ट होंगे। तो उन्हीं टॉपिक में आपका ये राजस्व विभाग भी आता है, तो मैं चाहता हूं कि राजस्व विभाग के अंतर्गत कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अनुभागों को पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ेंगे, भले ही वीडियो लंबा हो जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभाग 2 है। अनुभाग 2 में आपको याद रखना है, पहला जो काम हुआ है यहाँ पे, पहला जो कार्य यहाँ पे दिया है, यह है ग्राम पंचायत में निहित भूमि एवं अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य। ग्राम पंचायत में जो भूमि शामिल है, ग्राम पंचायतों में जो भूमि शामिल है, जैसे चारागाह हो गया, तालाब की पट्टी हो गई, बंजर जमीन हो गया, खेल का मैदान हो गया, इन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे आपने देखा ये पहला वाला रिकॉर्ड मेंटेन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि जमीन का मामला है, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा मार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने राजस्व ग्राम से संबंधित चीजों को देखा, मतलब एक गांव के बारे में यहाँ पे हमने देखा। अब हम यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यहाँ पे डाल लीजिए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में निहित भूमि, ग्राम पंचायत में निहित भूमि एवं संपत्तियों से संबंधित कार्य, ठीक। इसके बाद में आपको दूसरा याद रखना है, वृक्षारोपण कार्यक्रम। गांवों में ये कार्यक्रम करवाया जाता है, वृक्षारोपण कार्यक्रम मतलब सरकारी वृक्षारोपण योजनाएं आती हैं, गांव में वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ग्राम सभा में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, किस विभाग के माध्यम से लगाए जाएंगे, ये सारी चीजें वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, और ये आपका अनुभाग 2 में निहित है। इसके बाद में आपको पता होगा, गाँव में ऐसी जमीनें होती हैं जो बंजर होती हैं, ऊसर होती हैं, या निष्प्रयोज्य भूमि होती हैं जिनका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जमीनों का सार्वजनिक उपयोग कैसे किया जाएगा, ये कार्य भी अनुभाग 2 देखता है। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिए, ऊसर, बंजर या निष्प्रयोज्य भूमि का सार्वजनिक उपयोग, ऐसा लिख लीजिए, सार्वजनिक उपयोग, ठीक। तो ये आपने देखा, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हम मेनली ग्राम पंचायत पे फोकस करके चल रहे हैं। पहले अनुभाग में हम लोग गांव पे फोकस करके चल रहे थे, राजस्व ग्राम, ठीक है। इसके बाद में अब हम ग्राम पंचायत पे फोकस करके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राम पंचायत के बारे में ही पढ़ना है, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप एक कोड बना पाए कि भाई अध्याय 1 में, अनुभाग 1 में ये आपको पढ़ना है, अनुभाग 2 में आपको ये चीजें पढ़नी है, ऐसे याद होगा, ऐसे आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। इसके बाद में ग्राम सभा है। ग्राम सभा की आय और व्यय से जुड़े कार्य, ग्राम सभा की आय और व्यय से जुड़े कार्य, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। ग्राम सभा में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आय व्यय का मामला होता है, जैसे आपका हाट या बाजार लगता है, मेला या तालाब, या जो लोग ठेला वगैरह लगाते हैं बाजारों में, उनसे भी टैक्स लिया जाता है।
इसके बाद में मछली पालन होता है, पानी की आपूर्ति व्यवस्था, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में आय व्यय लगता है। तो इससे संबंधित जो कार्य होता है ये भी अनुभाग 2 के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका पांचवा जो काम है दोस्तों, यह है ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतें। इसको लिख लीजिए, ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा। ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि का मतलब क्या हो गया, ग्राम सभा अगर कोई भूमि आवंटित कर रही है तो सरकारी भूमि होगी। अगर किसी व्यक्ति को ग्राम सभा अपनी भूमि मुहैया करा रही है, यानी कि सरकारी भूमि मुहैया करा रही है और उस व्यक्ति को कब्जा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो अपनी शिकायत वहां पे करेगा कि भैया हमको सरकारी जमीन मिली है उपयोग के लिए, लेकिन हमको ये उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, तो ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधित शिकायत। समझ गए ये बात? ठीक है, आगे आते हैं। छठा काम इसका है, छठा काम दोस्तों इसका यह है कि भूमि प्रबंधक समितियों का संचालन। आपको पता है गांव में भूमि प्रबंधन समिति होती है, गांवों में भूमि प्रबंधन समिति होती है, गांव में भूमि प्रबंधन समिति होती है जो जमीन से जुड़े निर्णय लेती है, जैसे जमीन की निगरानी करना, रिकॉर्ड करना, किसी चीज से संबंधित अनुमोदन करना। तो ये सारी चीजें यानी कि भूमि प्रबंधन समिति का जो संचालन होता है ये भी अनुभाग 2 के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, भूमि प्रबंधन समिति का संचालन अनुभाग 2 के अंतर्गत होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर आपने देखा कि लगभग 6 काम है। पहले अनुभाग में राजस्व ग्राम का सृजन, जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था लागू करना, ये पहला अनुभाग था। दूसरा अनुभाग जो आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको बता दूं। पहले तो ये ग्राम पंचायत में निहित भूमि एवं संपत्तियों का कार्य, वृक्षारोपण। ठीक है, इसके बाद में ये ऊसर बंजर निष्प्रयोज्य भूमि का सार्वजनिक उपयोग, जिसमें जो सरकारी जमीनें होती हैं उसको सार्वजनिक रूप से कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी ये भूमि प्रबंधन समिति का संचालन ये महत्वपूर्ण है। ये 3-4 आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बाकी बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। 4 आप यहाँ पढ़ लीजिए, 3 आप यहाँ पढ़ लीजिए। अब हम आते हैं अगले अनुभाग की तरफ, जो कि है अनुभाग नंबर 3। अनुभाग 3, इसमें क्या लिखा है देखिए। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी लोगों ने सुना होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। मतलब जितनी सारी गतिविधियां, जितने सारे काम कंप्यूटर में होते हैं वो सीपीयू के माध्यम से ही होता है। ऐसे ही जो अनुभाग 3 है ये कहता है जो 1900 अनुभाग आपके दिए हैं, जितने भी अनुभाग आपको मतलब यहाँ पे दे रखे हैं राजस्व विभाग में, इन सभी अनुभागों का कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन कौन करता है? ये अनुभाग 3 करता है। ठीक है, कौन सा अनुभाग में काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, या काम धीमे हो रहा है या काम गलत दिशा में हो रहा है, ठीक है, या कामों का बंटवारा, कौन कौन से अनुभाग में कौन कौन से काम दिए जाएंगे, ये सारी चीजें अनुभाग 3 के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं अनुभाग 3 में कि सभी अनुभागों का यानी कि सभी 19 अनुभागों का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, सभी 19 अनुभागों का कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और सुपरविजन यहां पे आप लिख सकते हैं। यहां पे बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है और इसी पॉइंट में आपका दूसरा आता है काम का बंटवारा। ये तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बाकी आपका यही एक लाइन काफी है। ठीक है, इसके बाद में कार्य की निगरानी, ये आप लिख लीजिए।
बस, ठीक है। अनुभाग 3 में आपका यही है, यानी कि जितने भी अनुभाग दे रखे हैं, टोटल 19 अनुभाग दे रखे हैं, उन सभी अनुभागों का कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और सुपरविजन इस अनुभाग के अंतर्गत होता है। अब आता है आपका अनुभाग 4। अनुभाग 4, अनुभाग 4 में देखिए क्या है। अनुभाग 4 में सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग, जैसे आपका जो पहला अनुभाग महत्वपूर्ण था, ठीक है, राजस्व ग्रामों का सृजन करके जो था, ऐसे ही अनुभाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो पहला पॉइंट दे रखा है यह है भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण। जितने भी भूमि रिकॉर्ड हैं उनका सुदृढ़ीकरण, उनका आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भू राजस्व में या भू विभाग क्या बोलते हैं, राजस्व परिषद में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना, ताकि गलती कहीं ना हो, क्योंकि 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता है। तो ये जो भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण है, यहां पे लिख लीजिए, भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटरीकरण, और इसके बाद में आप लिख लीजिए आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुभाग 4 के अंतर्गत ये काम किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सुदृढ़ करना, कंप्यूटरीकरण करना और आधुनिकीकरण करना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है इस अनुभाग के अंतर्गत, यह है मंडल, जिला और तहसील कार्यालयों से संबंधित सभी काम होते हैं इसके अंतर्गत। मंडल, जिला और तहसील कार्यालयों से संबंधित कार्य, ठीक है। तो मंडल, जिला, तहसील में जो कर्मचारी व्यवस्था होती है, कार्यालय की जरूरतें कौन सी हैं, कार्यालय में भवन होता है, अभिलेख होता है, उपकरण होता है, तो इनसे संबंधित जो कार्य होते हैं मंडल, जिला और तहसील में, ये सारा का सारा काम इस पॉइंट के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। आपका तीसरा जो प्रमुख काम है ये है IAS और PCS अधिकारियों के पद का सृजन। यहां पे लिख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, IAS PCS अधिकारी। एक सेकंड, कुछ चीजें मैं गलत लिख देता हूं तो उसको मैं फिर बाद में करेक्ट नहीं करता हूं, सोचता हूं कि आप लोग जब नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग सही कर लेंगे। IAS PCS अधिकारी के पद का सृजन। अब आप कहेंगे IAS PCS अधिकारी के पद का सृजन क्या यहीं से होता है? देखिए, जब राजस्व विभाग के अंतर्गत जितना वर्कलोड होता है, जितने जिले होंगे, जितने ग्राम होंगे, ठीक है, उन गांवों में जितना काम होगा या काम बढ़ेगा, उसी हिसाब से तो जिला अधिकारियों की या PCS अधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो ये सब जो डेटा है कि भाई यहाँ पे एक अधिकारी हमको चाहिए और इस लेवल तक का अधिकारी चाहिए, मतलब जिला स्तर तक का या SDM लेवल का, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर का या तहसील स्तर का, इस टाइप से जो नियुक्ति होती है, जो डिमांड होती है, ये यही विभाग भेजता है और इसी अनुभाग के अंतर्गत भेजा जाता है। तो IAS PCS अधिकारियों के पद का सृजन भी यहीं से निकल के आता है कि भाई हाँ, इतना काम है तो इतना जिला अधिकारियों की या इतने जिले हैं, यहाँ पे ये अधिकारी रिटायर हो रहा है, ये जिला अधिकारी रिटायर हो रहा है, ये पद रिक्त हो रहा है, ये सारी चीजें इसी अनुभाग के अंतर्गत देखी जाती हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। लेखपाल, आपको पता है लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं। जब लेखपाल आप बन जाएंगे, आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपका प्रशिक्षण होता है 1 साल तक, आई थिंक आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेशन पीरियड होता है, तो वहां पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। और राजा टोडरमल इंस्टीट्यूट करके है, वो हरदोई में स्थित है, ठीक है, वहां पर आपका प्रशिक्षण होता है। तो वहां पर जो प्रशिक्षण विद्यालय है ये स्थापित करने का काम अनुभाग 4 के अंतर्गत है। तो लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, इसको लिख लीजिए, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय
स्थापित करना, ये भी अनुभाग 4 का ही काम है। इसमें जो प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करने संबंधित जो योजना बनाना होता है, या विद्यालय कहाँ बनेगा उसके स्थान का चयन होता है, ठीक है, भवन व्यवस्था किस प्रकार से होगा, कितने स्टाफ वहां पे नियुक्त होंगे उस विद्यालय में, ये सारा का सारा काम अनुभाग 4 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो 5वां महत्वपूर्ण काम है, ये वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना, ये काम कौन करता है? ये काम भी दोस्तों अनुभाग 4 ही करता है। वित्त आयोग सूचना मांगता है, गांवों से रिकॉर्ड से संबंधित सूचना मांगता है कि भाई फलाना गांव में कितना भूमि आंकड़ा है, अगर कितना वहां से कर निकाले आप लोग। इसके बाद में जो पंचायत है या स्थानीय निकाय है उससे संबंधित जो डेटा का रिकॉर्ड होता है वो भी वित्त आयोग मांगता है। तो ये जो सूचना उपलब्ध कराया जाता है वित्त आयोग को, ये इसी अनुभाग 4 के अंतर्गत कराया जाता है। तो आपने अनुभाग 4 देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुभाग है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण है, कंप्यूटरीकरण है, आधुनिकीकरण है। इसके बाद में मंडल, जिला, तहसील से संबंधित जो कार्य होते हैं वो आपका अनुभाग 4 देखता है। आईएएस पीसीएस अधिकारियों के जो पद सृजन संबंधित आवश्यकता होती है या डेटा होता है, जरूरतें होती हैं, वो आपका अनुभाग 4 देखता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना में जो भवन निर्माण वगैरह काम होता है, ये भी आपका अनुभाग 4 देखता है, और वित्त आयोग को सूचना भी यही देता है, ठीक है। आगे आते हैं, आपका अनुभाग 5। अनुभाग 5 में क्या है, पहले आप लोग यहां पे हेडिंग लगा लो, अनुभाग 5। पहला पॉइंट, अनुभाग 5 का जो पहला पॉइंट है, जैसे आपने देखा यहां पर मंडल, जिला, तहसील कार्यालय से संबंधित कार्य, मतलब यहाँ पे मंडल, जिला, तहसील के कार्यालय की बात हो रही है। लेकिन 5वां अनुभाग में नए मंडल, नए जनपद और नए तहसीलों का सृजन होता है। आवश्यकता पड़ने पर नए मंडल, जिला और तहसीलों का सृजन, ठीक है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर नया मंडल बनना है, नया जिला बनना है या तहसील बनना है, तो इससे संबंधित, इसके गठन से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये अनुभाग 5 के अंतर्गत होती है। जैसे नया मंडल बनना है, जिला बनना है या तहसीलें बननी है, तो उसमें कितनी जनसंख्या है, उस मंडल, जिला या तहसील का जो प्रशासनिक आवश्यकता है वो कितना है, भूमि या राजस्व संरचना वहां की कैसी है, ये सारी चीजें जो है अनुभाग 5 के अंतर्गत होती हैं। और ये सारी चीजें यानी कि जनसंख्या, प्रशासनिक आवश्यकता, भूमि रिकॉर्ड्स, राजस्व कर, ये सारी चीजें देखते हुए इन नए मंडल, जिला या तहसीलों का सृजन किया जाता है, ठीक है। ये आपका अनुभाग 5 करता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन। भवन, अब ये कौन से भवन की बात हो रही है बता रहा हूं, भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन। देखिए, जब नया मंडल बनेगा, जिला बनेगा, तहसीलें बनेंगी, तो वहां पर नए भवन, कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसडीएम कार्यालय, नए तहसील, कोषागार बनवाना होगा। इसके लिए भूमि का क्या होगा, अधिग्रहण करना होता है, एक्विजिशन होता है भूमि का, ठीक है। तो ये नए मंडल, जिले और तहसीलों की भूमि को एक्वाइज कर या अधिग्रहण करने के लिए जो काम होता है वो भी अनुभाग 5 के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लगा लीजिए, अन्य विभागों को भूमि उपलब्ध कराना। सिर्फ कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसडीएम कार्यालय या तहसील तो होगा नहीं, और भी कई सारे विभाग होते हैं, ठीक है। तो अन्य विभागों को भूमि उपलब्ध कराना, भूमि उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर जो अनुभाग 5 है, ये नए मंडल, जिला और कार्यालय से संबंधित बातें बता रहा है। तो अभी तक जो बातें यहाँ पे 3 पॉइंट हमने लिखा है, वो नए मंडल, जिला और तहसीलों को सृजित करने के बाद के जो काम होते हैं वो अभी 3 पॉइंट में अभी यही बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो उपनिवेश क्षेत्रों से अनाधिकृत कब्जे को हटाना। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी कॉलोनी है
वहां पर किसी ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा होता है, उसको हटाने की जिम्मेदारी जो होती है वो यही होती है। आप इसको आसान भाषा में लिख लीजिए, सरकारी कॉलोनी। जैसे जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहां पे उपनिवेश वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सीधे और सिंपल लिख लीजिए, सरकारी कॉलोनी वाली जमीन के कब्जे को हटाना। ठीक है, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यहां पे आता है अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा विवाद का निपटारा। अब ये क्या है, जितने भी दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश है या यहाँ पे तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो सिर्फ नेपाल से सीमा लगाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का नेपाल से जो सीमा लगा है, अगर वहां पे कोई किसी गांव में बॉर्डर पे कहीं पे भी सीमा को लेके कुछ विवाद हो रहा है, समझ रहे हैं, तो वो चीज आपका अनुभाग 5 के अंतर्गत जाता है। इसी तरह से अंतरराज्यीय की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश है, ये जो जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश से आपका बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का, इसके बाद में बिहार से भी लगता है, तो इन राज्यों में जो बॉर्डर है, मतलब वहां पर अगर किसी बॉर्डर लाइन को लेके या किसी गांव को लेके कोई सीमा विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी आपका अनुभाग 5 के अंतर्गत आता है। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा विवाद की जो समस्या होती है वो भी आपका अनुभाग 5 के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रमुख है, कुछ चीजें और यहां पे प्रमुख हैं, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, तो आई थिंक इसको मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखवाएंगे तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक पॉइंट और आप लिख लीजिए यहां पे, तहसील और ग्रामों के सीमा विवाद को भी ये सुलझाता है। ठीक है, अनर्जित तहसील और गांव के सीमा विवाद को ही सुलझाता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद है, जैसे आपका अंतरराज्यीय सीमा विवाद है, ऐसे तहसील या गांव अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है मिसमैच, तो उनका सीमांकन, सत्यापन, प्रमाणीकरण भी आपका जो है अनुभाग 5 करता है। बस आपको याद रखना ये सीमा विवाद से रिलेटेड है, सीमा विवाद हो गया। ठीक है, ये सीमा विवाद हो गया, और ये चारों जो हैं ये किससे रिलेटेड हो गए, नए जिला तहसील मंडल से संबंधित। तो याद करना आसान है। ठीक है, नए जिला तहसील मंडल से संबंधित ये चारों हो गए। ठीक है, और सीमा विवाद से संबंधित ये 2 हो गए। आगे देखते हैं, इसके बाद में इसमें भी आपका वित्त आयोग से संबंधित कार्य है। ठीक है, तो ये भी यहां पर डाल दीजिए, वित्त आयोग को यहां पे भी डेटा भेजा जाता है। वित्त आयोग को भाई जब नया तहसील मंडल जिला बन जाएगा, तो इसका भी तो डेटा वित्त आयोग को भेजा जाएगा, तो वित्त आयोग को डेटा भेजना, यहां पे भी ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अनुभाग 6 की तरफ। अनुभाग 6, ठीक है, अनुभाग 6 में आपको क्या है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, राजस्व परिषद के पदों का सृजन। ठीक है, अब यहां पे मेनली जो बात होगी ये राजस्व परिषद से संबंधित, यहां पे आप लिख लीजिए ताकि चीजें स्पष्ट रहें। अब ये राजस्व परिषद से संबंधित चीजें देखिए, पहला राजस्व परिषद के पदों का सृजन, पदों का सृजन। ठीक है, राजस्व परिषद में जो स्टाफ संरचना होगी, यहाँ पे जो नए पद बनाए जाएंगे उसका सृजन इसी के अंतर्गत होता है। दूसरा आप डाल लीजिए सदस्यों का कार्य विभाजन, सदस्यों का कार्य विभाजन,
सदस्यों का कार्य विभाजन, राजस्व परिषद में कई सदस्य होंगे और उनमें जो न्यायिक है और प्रशासनिक कार्य है उन सदस्यों में कैसे बांटा जाएगा, ये कार्य विभाजन भी अनुभाग 6 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लिख लीजिए तीसरा, भू राजस्व, एक सेकंड इसको हटाते हैं, भू राजस्व, छूट और मालिकाना हक संबंधी कार्य, हक संबंधी कार्य। इसमें क्या होता है, जैसे भूमि या संपत्ति पर जो लगने वाला भू राजस्व होता है उसको स्थगित करना है, उसको माफ करना है या छूट देना है। जैसे किसी का भूमि है, ज्यादा भूमि है या कुछ किसी भी प्रकार का किसी का भूमि है, तो उस पर जो टैक्स लगने वाला है उस टैक्स का स्थगन होगा, मतलब नहीं लगेगा, या छूट मिलेगा या माफ कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो कार्य है ये किसके अंतर्गत होता है, अनुभाग 6 के अंतर्गत होता है। भू राजस्व, छूट और मालिकाना हक संबंधी कार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका आता है चौथा, नजूल भूमि। क्या होता है नजूल भूमि, चर्चा करेंगे भी। नजूल भूमि से संबंधित कार्य। नजूल भूमि दोस्तों होता है सरकारी जमीन। ठीक है, सरकारी जमीन, जैसे आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बहुत पुरानी पुरानी बैंगलो होती हैं जो अंग्रेजों के टाइम की होती हैं, वो सब सरकारी जमीनें होती हैं। तो सरकारी जमीन जो सरकारी संपत्तियां हैं, ठीक है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। नजुल भूमि यानी कि इसको लीजिए सरकारी जमीन, ताकि भूले ना, सरकारी जमीन का प्रबंधन। ठीक है, सरकारी नजुल भूमि से संबंधित कार्य का प्रबंधन आप यहां डाल दीजिए ताकि याद रहे। इसमें क्या होती है, प्रबंधन में यह होता है भाई, जो सरकारी जमीनें होती हैं, पुराने बंगले होते हैं, प्लॉट होते हैं या बाजार की जमीन होती है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, पट्टा किसको देना है, उसका नवीनीकरण। ठीक है, जैसे बंगला है कोई, उसको नवीनीकरण किया जाए उस बंगले का, या उसको किराए पे दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें नजूल भूमि से संबंधित कार्य जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। सरकारी जमीनों का जो प्रबंधन होता है वो आपका इसके अंतर्गत आता है, इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा आप लिख लीजिए, रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त। रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त। रेलवे लाइन के आसपास की जो अतिरिक्त भूमि होती है, रेलवे के पास दोस्तों बहुत जमीन है, तो उसके आसपास की जो भूमि होती है जिसपे रेलवे कोई काम नहीं कर रहा होता है, तो उसका जो उपयोग होता है, मतलब उसका उपयोग आप डाल लीजिए यहाँ पे, रेलवे भूमि का उपयोग हो गया, उसका पट्टा हो गया, ठीक है, या आवंटन, किसको आवंटित करना है उस भूमि को, ये सारी चीजें जो है, और यही सेम चीजें आप लोग इसमें भी डाल लीजिए, इसमें भी। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीजें हो गई। छठा, यहाँ सरकारी जमीन के भूमि का उपयोग और यहाँ पे रेलवे की जमीन की भूमि का उपयोग। ठीक है, इसके बाद में विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास। इसमें क्या है, विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास। विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का मतलब यह है, एवं पुनर्वास, इसका मतलब दोस्तों यह है कि जब जैसे कोई परिवार है वो अगर विस्थापित हुआ है, जैसे सड़क बना, बांध बन गया, उद्योग के लिए जमीन अगर ले लिया गया है किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो वहां के लोग ऐसे ऐसे कामों से कभी कभी क्या होता है, 2-4 घर का या 10-20 घर का विस्थापन हो जाता है। जैसे अगर कोई सरकारी परियोजना के माध्यम से कुछ काम हो रहा है, परियोजना आ रही है, बांध लग रहा है, सड़क बन रहा है, उद्योग लग रहा है किसी गांव के आसपास, तो ऐसे में कुछ लोग विस्थापित होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो सहायता योजनाएं भेजी जाती है, उनको राहत राशि दी जाती है, या उनके पुनर्वास का जो स्थान तय किया जाता है, ये सारा का सारा काम कौन देखता है, ये आपका जो है अनुभाग 6 देता है, यानी कि विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सीधे आपका अनुभाग 7। अनुभाग 7, अनुभाग 7